on my YouTube चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 की जिसका टाइटल है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर्स है। ओके, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में थर्ड एंड फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो उनको मैं बोल दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो की अपडेट हो वो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू मिलती रहे। तो लेट्स कंटिन्यू। आज का जो भी हमारा थर्ड टॉपिक है वो थर्ड टॉपिक का टाइटल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो यहाँ पे मैं सिंपली बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आप किसको बोल सकते हो? तो भाई डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक चीज़ की जो भी प्लेस होती है वो दूसरा कोई सब्सटेंस लेता है तो उसको आप क्या बोल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट। सेम आज यहीं पे हमें वही पढ़ना है, लेकिन सिंपल सी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे ये बोल दूँ कि पावरफुल पर्सन है वो क्या करता है, तो अपने से कम पावर वाले पर्सन की जो भी कैपेसिटी जो भी जगह होती है वो लेता है तो उसको आप क्या बोल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट। अगर आप थिएटर में जाते हो जहाँ पे आपकी सिस्टर बैठने वाली वहीं पे आप बैठ जाते हो तो वो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो 3 आयरन नेल लेनी है। ओके, और अगर वो रस्टिंग वाली है तो आपको यहाँ पे उसको क्या करना है, तो भाई सैंड पेपर से रब करना है जिससे उसका रस्टिंग क्या हो जाए? निकल जाए। फिर आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके ऊपर आपको डिनोट करना है। क्या डिनोट करना है? ए और बी। और हर एक के अंदर आपको 10 ml जितना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशंस लेना है जिसका फॉर्मूला है CuSO4। ओके, आपने यहाँ पे डायग्राम देख लिया, फिगर आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या है, तो भाई स्टैंड के ऊपर कॉपर सल्फेट किसमें, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको दिया हुआ है और थ्रेड के साथ आपने क्या किया है, तो जो आयरन नेल आपने ली थी वो आपने वहाँ पे रखी हुई है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो जो भी आयरन नेल है उसको थ्रेड के साथ बांध के आपको क्या करना है, तो जो भी आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4 का सॉल्यूशन है उसके अंदर आपको डुबोना है। ओके, और कितने मिनट तक, तो तकरीबन 20 मिनट तक उसको आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर रखना है, इमर्स करके रखना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, तो जो भी आयरन नेल आपने ली थी यहाँ पे तो उसको क्या करना है, असाइड फ्रॉम द कंपैरिजन, मतलब कि 2 दूसरी नेल थी उसके साथ आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई जो भी अगर आप कंपैरिजन करते हो 20 मिनट्स के बाद, तो जो भी आयरन नेल था तो उसके ऊपर से जो भी उसके ऊपर का कॉपर आपको यहाँ पे लगा हुआ दिखता है। सॉरी, कॉपर वहाँ से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। ओके, तो आप यहाँ पे कंपैरिजन करते हो तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस का टेस्ट ट्यूब ए के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, तो भाई उसका जो भी कलर होता है वो लाइट हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे हम कलर की कंपैरिजन की डिस्कशन करें। पहले आयरन नेल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, तो भाई आप देख सकते हो जो भी आयरन नेल आपको दी हुई है और दूसरी जो भी आयरन नेल है उसके ऊपर क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जो भी सॉल्यूशंस होता है उसकी इफेक्ट आपको देखने को मिलती है। और सेकेंड वन अगर सॉल्यूशन की डिस्कशन करें तो जो भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का एज यूजुअल रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन दूसरा वाला जो भी कॉपर सल्फेट है उसके ऊपर रिएक्शंस की इफेक्ट होती है और उसका जो भी कलर है वो क्या होता है, लाइट हो जाता है। मतलब कि ए वाला कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, डार्क, बी वाला कैसा है, लाइट, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, रिएक्शंस की इफेक्ट आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो भी आयरन नेल है ब्राउनिश कलर की, ओके, और जो भी आपका सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का वो क्या है, ब्लू कलर का। तो कौन सी इफेक्ट, तो यहाँ पे सॉल्यूशंस के थ्रू अगर जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है Fe plus CuSO4 aqueous gives FeSO4 plus Cu। अगर मैं सिंपल से लैंग्वेज में आपको बोलूँ यहाँ पे, तो जो भी कॉपर है, कॉपर से ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो भाई Fe आयन है। तो वो क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है और कॉपर की प्लेस वो ले लेता है। तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, FeSO4 और कॉपर क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट का कन्वर्जन यहाँ पे किस में होता है, आयन सल्फेट में। उसके बाद ये जो रिएक्शंस है तो उसमें क्या होता है, तो भाई जो भी आयन
वो डिस्प्लेस हो जाता है और अदर एलिमेंट जैसे कि कॉपर है उसको वो क्या करता है, यहाँ से वो रिमूव करता है। फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस के अंदर ये सारी रिएक्शंस होता है, तो ये जो रिएक्शन है उसको आप क्या बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो। तो किसी सॉल्यूबल के साथ मिक्स हो के आप क्या करते हो, तो भाई जो भी ज़्यादा पावर वाला सब्सटेंस है वो क्या करता है, लो पावर वाले सब्सटेंस को रिप्लेस करता है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोल सकते हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। तो यहाँ पे जिंक, उसका जिंक सॉलिड के रिएक्शंस आप क्या करते हो, तो भाई कॉपर सल्फेट के साथ, तो लिटरली यहीं पे भी सेम चीज़ हो रही है। जिंक क्या है, कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, तो वो क्या करेगा, तो भाई कॉपर को डिस्प्लेस करता है और उसकी प्लेस ले लेता है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, ZnSO4, मतलब कि जिंक सल्फेट मिलता है और कॉपर यहाँ पे क्या होता है, फ्री होता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो Pb सॉलिड प्लस CuCl2 एक्वायर्स गिव्स PbCl2 प्लस Cu सॉलिड। तो सेम बस यहाँ पे जो भी लेड है वो लेड क्या है, भाई कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे लेड क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है और उसकी प्लेस देता है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, PbCl2 और कॉपर आपको क्या होता है, वापस सॉलिड फॉर्म में एज यूजुअल मिलता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं जिंक और जो भी लीड है वो क्या है, तो भाई मोर रिएक्टिव है, मोर पावरफुल एलिमेंट है, किसकी कंपेयर में, कॉपर की कंपेयर में। ओके, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, तो भाई कॉपर को डिस्प्लेस करते हैं। ओके, चलो उसके बाद हम लास्ट में यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस, तो वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पे क्या था, ओनली डिस्प्लेसमेंट। ये 4th नंबर का रिएक्शन जिसका टाइटल क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसके लिए आपको 3 ml जितना सोडियम सल्फेट लेना है, Na2SO4 जिसको आप बोल सकते हो। ओके, एक टेस्ट ट्यूब में आपको वो सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो दूसरी जो भी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर आपको 3 ml जितना बेरियम क्लोराइड मतलब कि BaCl2 का आपको यहाँ पे जो भी सॉल्यूशंस है वो आपको लेना है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो उस तरह से आपको क्या करना है, तो दोनों सॉल्यूशंस को एक दूसरे के अंदर मिक्स करना है। ओके, और मिक्स करने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन चेक करना है कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। You will observe that a white substance which is the insoluble in water, मतलब कि जो भी आप सब्सटेंस यहाँ पे देखते हो वो क्या है, तो भाई पानी के अंदर इनसॉल्यूबल है। ओके, तो ये जो सब्सटेंस है कि जो यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिपिटेट यहाँ पे वो क्या होता है, क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ये जो सब्सटेंस की हम बात करें तो यहाँ पे जो भी रिएक्शंस आपको मिलता है, ओके, तो इस रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हो, तो भाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आप यहाँ पे उसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है, तो ये चीज़ हम फॉर्मूला के थ्रू जाएंगे, रिएक्शंस के थ्रू। तो आपको दो सब्सटेंस दिए हुए Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। सोडियम सल्फेट एक्वायस प्लस BaCl2 बैरियम क्लोराइड एक्वायस गिव्स बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों सब्सटेंस एक दूसरे को क्या करते हैं, तो भाई चेंज करते हैं, दोनों एक दूसरे का डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोसीजर लिखी हुई है। अगर इसका हम आयोनाइजेशन करते हैं तो Na+2 Na+SO4-2 Ba+2Cl-। तो जिसमें क्या होता है कि भाई प्लस वाला होता है वो दूसरे के नेगेटिव के साथ क्या होता है, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे Na और Cl दोनों ज्वाइंट होके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl बनाते हैं। और उसके बाद बाकी जो बचा Ba+ और SO4-2, तो वो दोनों यहाँ पे जुड़ के एक साथ क्या बनाते हैं, BaSO4 मतलब कि बैरियम सल्फेट यहाँ पे वो बनाते हैं। तो ये जो रिएक्शंस है, तो ये रिएक्शंस में दोनों आयन के बीच में क्या होता है, तो भाई प्रोसीजर होती है, दोनों आयन एक दूसरे के साथ क्या होता है, एक्सचेंज होते हैं। ओके, और दोनों आयन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं, तो इस रिएक्शंस को आप क्या बोल सकते हो, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस उसको आप बोल सकते हो। उसके बाद का जो भी हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, तो ये तो आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए। यहाँ पे आपको जो भी दिया है उसको मैंने आपको सिंपल से फॉर्म में यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके दिया है। डेफिनेशन को आप ध्यान से सुनना कि भाई जो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आपको दी हुई है, जो केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है या तो हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है। ध्यान से सुनना, जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखना, लास्ट में काम आएगी। तो वहाँ पे आपको
एक्टिविटी में दिया हुआ है कॉपर को आप क्या करते हो, हीट देते हो। क्या देते हो, हीट। और कोई भी सब्सटेंस जब जलता है उसका कंबशन होता है तो ऑलवेज वो किसकी प्रेजेंस में होता है, एयर। और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कॉपर का आप कंबशन करते हो Cu+O2, हीट देते हो तो आपको क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ। और जो केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीजन ऐड होता है उसको आप क्या बोल सकते हो, तो भाई ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। सेकेंड रिएक्शंस की बात करें, रिडक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है, ध्यान से सुनना, जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है, अदरवाइज या तो ऑक्सीजन रिमूव होता है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, तो उसको आप बोल सकते हो रिडक्शन। तो उसकी भी प्रोसीजर आपको यहाँ पे दी हुई है। कॉपर ऑक्साइड्स आपको दिया हुआ है, उसके अंदर आप हाइड्रोजन क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे Cu+H2O, तो जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है उसको आप क्या बोल सकते हो, रिडक्शन बोल सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, दैट्स कॉल्ड रेडॉक्स। रेडॉक्स आप किसको बोलते हो, तो जो केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, मतलब कि दोनों प्रोसेस एक साथ ही होती है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, तो रेडॉक्स बोल सकते हो। आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है। तो CuO+H2O, कॉपर ऑक्साइड्स आपको दिया हुआ है, उसके अंदर आप क्या करते हो, हाइड्रोजन ऐड करते हो। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन प्रोसेस की पहले डिस्कशन कर लें। तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया, और जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो कौन सी प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आप देखो तो CuO में से क्या हो गया, Cu, ऑक्सीजन यहाँ पे था, यहाँ पे क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो जिस केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको आप क्या बोल सकते हो, रिडक्शन। उसके बाद आपको एक और एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ZnO+C, जिंक ऑक्साइड आपको दिया हुआ है, उसके अंदर आप क्या करते हो, कार्बन को ऐड करते हो। तो यहाँ पे कार्बन अकेला था, यहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड, और ऑक्सीजन ऐड हुआ तो उसको आप क्या बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ZnO में से क्या हो गया, Zn, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो ये प्रोसेस कौन सी हुई, रिडक्शन। सेम एज MnO2+4HCl, तो MnO2 में से यहाँ पे क्या हो गया, MnCl, ऑक्सीजन निकल गया, तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन था, उसके अंदर हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया, तो फिर रिमूव हो गया, क्या हो गया, रिमूव। हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो उसको आप क्या बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन यहाँ पे बोल सकते हो। तो सिंपली अगर आपको इसको रिमेंबर रखना है या तो आपको यहाँ पे उसको याद रखना है, तो आप कैसे याद रख सकते हो, तो भाई मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो जो भी ऑक्सीजन होता है वो ऐड होता है, या तो हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है। और जो भी रिडक्शन है तो उसके अंदर ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड होता है। और ये दोनों प्रोसेस जब एक साथ होती है तो उसको आप क्या बोल सकते हो, रेडॉक्स बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स अब आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ में ले लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आगे के जो टॉपिक्स है वो टॉपिक हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और इस चैप्टर के ये लास्ट टॉपिक है, और जिसका टाइटल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टाइटल में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। क्या आप अपनी एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिएक्शंस की जो भी इफेक्ट है, क्या वो आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट कोरोजन। तो कोरोजन तो आपने अपनी लाइफ में सुना ही होगा और देखा ही होगा। यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। तो देखो आपके पास कोई भी आयरन की चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस है आपके पास आयरन का, ओके। जब उसको आप न्यू लेते हो तो वो क्या होता है, एकदम शाइनी होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, तो भाई उसके ऊपर आपको रस्टिंग दिखाई देता है। और सपोज कोई भी आयरन की न्यू चीज़ लाते हो तो उसके ऊपर आप रेडिश ब्राउन पाउडर थोड़े टाइम के लिए उसको लगा दे, जिसको आप क्या बोल सकते हो, रेडॉक्स, ओके। और यही चीज़ अगर पानी में लॉन्ग टाइम तक रहती है या तो ह्यूमिडिटी के सामने रहती है, एटमॉस्फेयर में फ्री रहती है, तो उसके ऊपर क्या होता है, तो रस्ट आ जाता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये जो मेटल है, तो ये मेटल क्या होता है, तो भाई मेटल उसके ऊपर का जो भी लेयर्स है वो लेयर्स धीरे धीरे क्या हो जाता है,
ख़त्म हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, तो रस्टिंग्स को कम करने के लिए उसके ऊपर उससे मोर रिएक्टिव एलिमेंट या तो सब्सटेंस जैसे कि कॉपर या तो सिल्वर का कोटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, तो मॉइस्चर की इफेक्ट आयरन के ऊपर नहीं हो, एसिड की इफेक्ट भी होती नहीं है, और जो भी कोरोजन है वो भी क्या होता है, कम होता है। तो मतलब कि आयरन का जो भी सब्सटेंस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, कोरोड हो जाता है। ओके, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, तो भाई आप उसको बोल सकते हो कोरोजन। ओके, यहाँ पे जो भी ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑफ द कॉपर ऑन द अनदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। मतलब कि अगर आपके पास सिल्वर का कोई भी सब्सटेंस है, सिल्वर की कोई भी मेटल्स आपके पास है, ओके, तो वो लॉन्ग टाइम के ऊपर उसके ऊपर भी क्या होता है, कोरोजन की इफेक्ट आपको दिखाई देती है, तो वो सिल्वर क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। अगर आपके पास कॉपर का सब्सटेंस है, ओके, तो कॉपर के सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टाइम तक उसको आप रखते हो तो उसके ऊपर भी ह्यूमिडिटी की इफेक्ट होती है, तो उसके बाद उसका जो भी कलर है वो कलर कैसा हो जाता है, तो भाई ग्रीन कलर का हो जाता है। तो कोरोजन से क्या होता है, तो जो भी कार बॉडीज होती है, ब्रिज होते हैं, आयरन रेलिंग्स होती है, शिप्स होते हैं, जो भी मेटल्स की बनी हुई जो भी सब्सटेंस होते हैं, चीज़ होती है, वो सब क्या होती है, तो भाई बिगड़ जाती है, डैमेज होती है, खराब हो जाती है। ओके, तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कोरोजन। ओके, और यहाँ पे एवरी ईयर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ द मनी इज द स्पेंड रिप्लेस द डैमेज आयरन। मतलब कि पुराने जो भी सड़े हुए आयरन है उसको रिप्लेस करने में बहुत सारे पैसे क्या होते हैं, खर्च हो जाते हैं। और जो भी कोरोजन है उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर डीप में स्टडी करेंगे। उसके बाद आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक की जिसका टाइटल है रेंसिडिटी, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो आपको पता है कि यू एवर टेस्टेड द स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग ऑफ द फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, जो भी फूड मटेरियल्स होता है उसका जो भी फैट या तो ऑयल सब्सटेंस है उसकी स्मेल आपको क्या होती है, तो भाई बहुत खराब आती है। अगर उसको आप टेस्ट करते हो तो वो भी आपको कैसा लगता है, खराब लगता है। जो भी फैट्स और ऑयल सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज होते हैं, जिससे क्या होता है, तो भाई रेंसिड्स क्रिएट होती है जिसकी स्मेल और टेस्ट क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। यूजुअली ये जो सब्सटेंस है उसको प्रिवेंट ऑक्सीडेशन से, मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट से हमें क्या करना चाहिए, तो भाई बचाना चाहिए। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो भी फूड्स को क्या करते हैं, तो भाई फैट्स और ऑयल्स से बचाते हैं। तो जो भी फूड है, ओके, उसको एयरटाइट कंटेनर के अंदर रखना चाहिए जिससे उसका ऑक्सीडेशन स्लोली हो। ओके, और डू यू नो दैट द चिप्स ऑफ द मैन्युफैक्चर, मतलब कि बालाजी या तो रियल के जितने भी पैकेट्स आप खाते हो तो उसका फूड 3 महीने तक अच्छा रहता है। क्यों, तो वो क्या करते हैं, जब भी ऐसे चिप्स का पैकिंग करते हैं उस टाइम पे वो क्या करते हैं, तो भाई नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं, जिससे जो भी फूड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता नहीं है, वो ऑक्सीडाइज होता नहीं है, और फूड लंबे टाइम तक अच्छे रहता है। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ जो भी हमारा वीडियो है वो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ओके, और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, और कमेंट में लिख देना कि अगर आपके स्कूल में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चलने वाला है, तो उस हिसाब से मैं वीडियो प्रिपेयर करूँ। और आपने मुझे जो सपोर्ट किया है वो सपोर्ट के लिए आप सब फ्रेंड्स का थैंक यू वेरी मच।